हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप्स आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने हमारे इतिहास विषय में जो है आधुनिक भारत की सीरीज शुरू कर रखी थी, जिसमें कि हमने 5-6 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें कि हमने देखा पुर्तगाल यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आती है उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उनके बारे में पढ़ा। फिर डच कंपनी भारत आई, उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद अंग्रेज आए, डेनिस आए, फ्रांसीसी आए। लेकिन इनमें से जो है सबसे शक्तिशाली कौन रहते हैं? वो अंग्रेज रहते हैं। लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी आई थी सबसे अंत में, उस कंपनी में और अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी व्यापारिक, इन दोनों में जो है काफ़ी मुठभेड़ हो जाती है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा इनके बीच होता है, क्योंकि दोनों ही जो थे वो भारत में अपने अपने व्यापार को फैलाना चाहते थे, अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते थे और भारत पर व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। लेकिन जो है इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, जिसके कारण जो है इन दोनों में जो 3 फेमस युद्ध होते हैं वो हैं कर्नाटक के 3 युद्ध, जो कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच भारत में लड़े गए। अब हम देखते हैं कि जो है कि जो ये युद्ध लड़े गए थे उसमें कौन इन युद्धों में जीता, जिसमें कि हमने 2 कर्नाटक के युद्ध पढ़ लिए हैं। आज हम जो है हमारा तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ने वाले, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है फैसला हो जाता है कि कौन भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों की जो कंपनी है वो जीत जाती है और फ्रांसीसियों की कंपनी हार जाती है, और फ्रांसीसियों का जो व्यापार का भविष्य था भारत में या स्थायी रूप से रहने का भविष्य था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो ये हम कर्नाटक युद्धों में पढ़ते हैं। हमने 2 कर्नाटक युद्ध ऑलरेडी कर लिए हैं, 2 क्लास है जिसमें कि आप देख सकते हैं। अगर आप उनको देखोगे तभी आपको जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध की ये क्लास जो है समझ आएगी, क्योंकि उन्हीं के बेस पर है कि कैसे कैसे जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध की आधारशिला बनी, किन कारणों से जो है इस युद्ध के कारण बने हैं और इसका क्या परिणाम रहा है और किस संधि से जो है यह युद्ध समाप्त हुआ है। तो चलिए आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1758 से लेकर 1763 तक लड़ा गया। हमने 3 कर्नाटक युद्ध पढ़े, जिसमें कि हमारा प्रथम कर्नाटक कब से कब तक था? 1746 से लेकर 1748 तक, 2 साल ये युद्ध चला। फिर हमने देखा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से लेकर 1754 ईस्वी, 5 साल ये युद्ध चला है। उसके बाद 4 साल के बाद ही जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है अंग्रेज़ों में और फ्रांसीसियों की कंपनी के बीच, जो कि 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक चलता है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है अब देखते हैं हमारा कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध। देखिए कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध के ठीक 2 साल बाद ही कर्नाटक के तृतीय युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध जो है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चलता है। कहीं कहीं आपको जो है 1758 भी देखने को मिलता है, तो दोनों ही ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है 1758 ही दिया हुआ होता है। तो देखिए कि दूसरे युद्ध के ठीक 2 साल बाद, मतलब 1756 में युद्ध शुरू होता है तीसरा कर्नाटक युद्ध। 1756 भी ठीक है, 1758 भी ठीक है। कई बुक्स में 1756 लिखा हुआ है इस युद्ध की शुरुआत, और कई जो है बुक्स में जो है 1758 लिखा हुआ है। दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इस युद्ध के कारण कौन कौन से थे, किन कारणों से जो है इस युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, यह युद्ध हुआ स्टार्ट। नेक्स्ट है कि इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, कि यूरोप की जो दोनों कंपनियां भारत आई थी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां, तो इसमें यूरोप में जो है सप्तवर्षीय युद्ध चला हुआ था। कब से लेकर कब तक सब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध होता है? 1756 से लेकर 1763 ईस्वी आरंभ हो गया था ये युद्ध। ये युद्ध तो लड़ा जा रहा है यूरोप में, लेकिन यूरोप में भी फ्रांस और जो इंग्लैंड थे वो आमने सामने थे। तो इन दोनों के कारण जो है हमारा ये युद्ध जो है समाप्त हो जाता है, ये युद्ध शुरू हो जाता है, तीसरा कर्नाटक युद्ध।
तो देखिए देखते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा है जिसमें कि फ्रांस जो था वो ऑस्ट्रेलिया को समर्थन दे रहा था तथा जो इंग्लैंड था वो पर्सा को समर्थन दे रहा था, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच में चला हुआ था यूरोप में, जिसमें कि फ्रांस जो था वो ऑस्ट्रेलिया को सहायता कर रहा था और इंग्लैंड जो था वो पर्सा को सहायता कर रहा था। इसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है दोनों कंपनियों पर। भारत में भी जो है दोनों कंपनियां एक दूसरे के आमने सामने हो जाती हैं। भारत में भी अंग्रेजी कंपनियों पर पड़ा। इंग्लैंड तथा फ्रांस में फिर से अनबन हो गई और इसके फलस्वरूप भारत में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे इस तृतीय कर्नाटक युद्ध भारत में होने का कारण कौन सा बनता है? एक तो उस समय यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध, क्योंकि यूरोप में भी जो फ्रांस था और इंग्लैंड था ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, एक दूसरे के आमने सामने थे। तो यही सिचुएशन भारत में भी इस दुश्मनी का जो है प्रभाव पड़ता है और फ्रांस की कंपनियां फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और जो है इनके बीच में युद्ध शुरू होता है। तो ये हमारा पहला कारण बनता है इसका। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो लड़ाई थी वो कर्नाटक की सीमा लांघकर बंगाल में फैल गई। कि हम इनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं क्योंकि ये युद्ध कर्नाटक में होते हैं, लेकिन जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है वो कर्नाटक में ही सीमित होकर नहीं रहता, बल्कि यह युद्ध जो है बंगाल तक भी फैल जाता है। और बंगाल तक फैलेगा तभी जो है अंग्रेज़ों की कंपनी जो है बंगाल में अपना अधिकार करना शुरू करेगी। और प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध जो है वो बंगाल में ही लड़े जाते हैं किनके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय राजाओं के साथ। इसीलिए जो है यह लड़ाई जो है कर्नाटक से निकलकर भारत में बाहर बंगाल तक फैल गई और फ्रांसीसियों को जो है हमेशा के लिए भारत में व्यापार का जो अपना बढ़ाने का सपना था या भारत पर राजनीतिक एकाधिकार का सपना था वो अपना सपना त्यागना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि फ्रांस की सरकार ने भारत में अंग्रेज़ों पर आक्रमण करके उन्हें वहाँ से खदेड़ देने और भारत में फ्रांसीसी शक्ति व प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने के लिए काउंट डी लाली, ये नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्या नाम है? काउंट डी लाली के नेतृत्व में जो है एक शक्तिशाली सेना भेजी। किसने भेजी थी? फ्रांस की सरकार ने। कहाँ से फ्रांस की सरकार कहाँ थी? यूरोप में। तो यूरोप मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये एक सरकारी कंपनी थी, इस पर सरकार का जो है वो पूरा नियंत्रण था। इसीलिए जो है जब फ्रांस की सरकार को लगा कि भारत में भी जो है अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों में अनबन हो रही है, तो उसने फ्रांसीसियों को फ्रांस की सरकार ने जो है फ्रांसीसियों के लिए जो है एक गवर्नर भेजा जिसका नाम था काउंट डी लाली। काउंट डी लाली को जो है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर भेजा, उनका हेड बनाकर जो है भेजा था। शक्तिशाली सेना बनाकर, सेना भी थी साथ में उसको, जिसका नाम आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है काउंट डी लाली, आपको याद रखना है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर कौन था? तो ये काउंट डी लाली था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस तृतीय कर्नाटक युद्ध में। तो फ्रांस की सरकार ने भेज दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ कि काउंट डी लाली को सेना दी और उसको कहा कि तुम जाओ भारत में फ्रांस की सरकार को संभालो और फ्रांस की कंपनी को संभालो और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है युद्ध की तैयारी करो। आरंभ में लाली जो था उसको सफलता मिली। अंग्रेज़ों के सेंट डेविड के दुर्ग पर उसने अधिकार कर लिया। कि जब काउंट डी लाली भारत में आता है तो आरंभ में उसको काफ़ी सफलता मिलती है, क्योंकि उसने जो काम किए थे वो काफ़ी सफल हुए। और अंग्रेज़ों का एक दुर्ग था या किला था, जिसको किला बोल दो या दुर्ग बोल दो, जहाँ से वो अपने व्यापार को कंडक्ट करते थे, अपने व्यापार को चलाते थे, उसका क्या नाम था? सेंट डेविड। तो सेंट डेविड अंग्रेज़ों के किले या दुर्ग पर भी काउंट डी लाली ने अधिकार कर लिया। लाली ने हैदराबाद की जो हैदराबाद में इन्होंने अपना नवाब बनाया था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में सहायता देकर तो उसने भी जो है हैदराबाद में एक फ्रांसीसी ऑफिसर था जिसका नाम था बुस्सी। तो हैदराबाद में बुस्सी को रखा हुआ था फ्रांसीसियों ने। तो लाली ने क्या किया
हैदराबाद से बुसी को भी सहायता के लिए बुला लिया कि तुम मेरी सहायता के लिए जो है कर्नाटक में आ जाओ और जो है हम अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है प्लानिंग करते हैं युद्ध की, या मेरा साथ दो यहाँ पर युद्ध लड़ने में। तो यह लाली की क्या कहा जाता है कि यह लाली की भयंकर भूल थी कि उसने हैदराबाद से बूसी को बुला लिया, क्योंकि जब बूसी हैदराबाद में था तो वहाँ हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनी का अच्छा प्रभाव था, फ्रांसीसी कंपनी का व्यापार अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही इस गवर्नर काउंट डी लाली ने इसको बुलाया बुसी को हैदराबाद से, और इसको बुलाते ही हैदराबाद में किसने कब्जा कर लिया, अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उनको मौका मिल गया कि जो ये ऑफिसर था ये यहाँ से चला गया था, तो यहाँ पर कब्जा करना अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी आसान हो गया। चलिए देखते हैं आगे। यह लाली की भयंकर भूल थी, क्योंकि जैसे ही बुसी ने हैदराबाद से प्रस्थान किया, मतलब गया वो, वहाँ फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हो गया और अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया। तो जो है ये कहीं ना कहीं युद्ध का ये भी कारण है कि काउंट डी लाली जो था उसने ऐसी ही रणनीति अपनाई कि जो है इनकी हार होती चली गई। तीसरा है कि अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया। मछलीपट्टनम जो कि कर्नाटक हैदराबाद में था, हैदराबाद के पास, कि मछलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने, ये उनको सफलता मिल गई। और निज़ाम सलाबत जंग, जो कि हैदराबाद का निज़ाम था, नवाब था, सलाबत जंग से संधि कर ली अंग्रेज़ों ने, और इस संधि से अंग्रेज़ों को कुछ और प्रदेश जो है प्राप्त हो गए, मतलब कि उनको कुछ और प्रदेश मिल गए जो कि पहले फ्रांसीसियों के कब्जे में थे, अब वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। फ्रेंच सेनानायक लाली कि जो ये फ्रेंच सेनानायक था काउंट डी लाली ने 1758 ईस्वी में मद्रास पर आक्रमण करके उसे जीतना चाहा, किंतु लाली जो था वो असफल रहा और पांडिचेरी लौट आया। कि जो है इस काउंट डी लाली ने पहले कुछ सफलताएं प्राप्त की, लेकिन 1758 ईस्वी 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ये बात है उससे नेक्स्ट साल की। तो हम देखते हैं कि 1758 में जो तो ये काउंट डी लाली था, ये बुसी के साथ मिलकर मद्रास पर कब्जा करना चाहता था, मद्रास को जीतना चाहता था, उस पर आक्रमण भी किया, लेकिन जो है अंग्रेज़ों ने मद्रास को जीतने नहीं दिया और काउंट डी लाली हार गया। हारने के बाद वही है पांडिचेरी वापस लौट आता है। नेक्स्ट हमारा है कि इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। क्लाइव तथा एडमिरल वोटसन द्वारा बंगाल में स्थित चंद्रनगर पर अधिकार। कि जो है बंगाल में एक जगह है चंद्रनगर, जहाँ जो व्यापार के लिए काफ़ी फेमस थी, तो यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंग्रेज़ों के एक तो सेनापति क्लाइव था और एक एडमिरल वोटसन, इन दोनों ने मिलकर बंगाल में चंद्रनगर पर अधिकार स्थापित कर लिया, जिससे कि जो है इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है, तात्कालिक कारण बना, क्योंकि फ्रांसीसी जो थे वो चंद्रनगर पर अधिकार करना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ से अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। इस कारण जो है यह युद्ध होना तय हो गया। अब देखते हैं कि तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। कि देखिए तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध कब होता है, 22 जनवरी 1760 को। ये युद्ध की फिक्स डेट है। आपसे पूछा जाए कि तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, 1760 को 22 जनवरी को, लेकिन इसके कारण जो है वो 2-3 साल पहले से ही धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण जो है आप युद्ध होना पूरा संभव हो गया। को कहाँ लड़ा गया, 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास, तमिलनाडु में जो है वांडीवास की एक जगह है वहाँ पर लड़ा गया। वांडीवास में वांडावासी, तो वांडीवास में अंग्रेजों द्वारा जीता गया कौन सा युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध किसके जीता गया, अंग्रेजों के द्वारा जीता गया। यह युद्ध अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकूट के नेतृत्व में लड़ा गया। ये आपको याद रखना है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध कब होता है, तो ये 1760 को होता है। कहाँ पर होता है, तो ये वांडीवास में होता है। इस तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक अन्य नाम भी है वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास में होता है किन किन के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। इसमें कौन जीतते हैं, अंग्रेज जीतते हैं। अंग्रेजों के बाद जो है कि
जब अंग्रेज जीतते हैं तो ये पूछा जाता है कि तीसरे कर्नाटक युद्ध या फिर वोंडेवोस के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, सर आयरकूट ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि तीसरे कर्नाटक युद्ध या फिर वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनानायक या सेनापति कौन था जो नेतृत्व कर रहा था, तो वो था सर आयरकूट के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ, जिसमें कि फ्रांसीसियों की हार हुई और बुस्सी को कैद कर लिया गया, जो कि हैदराबाद का पहले गवर्नर था ना, उसको कैद कर लिया गया। तथा अंग्रेजों ने 1761 में पांडिचेरी पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो पांडिचेरी को अंग्रेज कब जीतते हैं फाइनली, तो 1761 में। पांडिचेरी में कौन था, हमने अभी अभी पढ़ा था कि काउंट डी लाली जो था वो पांडिचेरी चला गया था, तो यहाँ पर लाली था, इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और बुस्सी को भी कैद कर लिया जाता है। तो ये आपका तीसरा कर्नाटक युद्ध था, जो कि वांडीवास के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। इसी के जो है नेतृत्व में है पूरा युद्ध लड़ा गया, इसी ने सेना को गाइड किया था कि कैसे कैसे हमें युद्ध करना है और कैसे हमें युद्ध को जीतना है। नेक्स्ट है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत जो है 1763 में हुई पेरिस की संधि से होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तीसरे कर्नाटक युद्ध या फिर वोंडेवोस युद्ध का वो जो अंत है वो किस संधि से होता है, तो वो पेरिस की संधि से होता है। यह संधि कब होती है, तो यह संधि 1763 ईस्वी में होती है। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसी की भारत में विजित सारी फैक्ट्रियां लौटा दी, कि जो अंग्रेज थे उन्होंने, जब इस संधि के बाद समझौता होता है दोनों के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, तो अंग्रेज कहते हैं कि फ्रांसीसियों की जो हमने भारत में जो फैक्ट्रियां जीत ली या जिन जिन जगह से फ्रांसीसियों का व्यापार होता था उन जगह पर हमने कब्जा किया, उन सारी जगहों को हम छोड़ रहे हैं, हम अपना कब्जा हटा रहे हैं, हम वापस फ्रांसीसियों को ये जगह सौंप रहे हैं। तो अंग्रेजों ने सारी जगह सारी फैक्ट्रियां जो थी वो फ्रांसीसियों को वापस लौटा दी। अब फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों को किलेबंद नहीं कर सकते थे, मतलब कि अपनी जो ये फैक्ट्रियां बसा रहे थे फ्रांसीसी जो व्यापार के लिए, तो इनका फिक्स नहीं था कि हाँ हम यहीं से व्यापार करें, खरीद नहीं सकते थे, वहाँ उस जगह को किलेबंद नहीं कर सकते थे, और ना ही वहाँ सैनिक रख सकते थे अपनी फैक्ट्रियों में। सिर्फ वो जो है व्यापार के लिए ऑफिस खोल सकते थे और जो है व्यापार करने के लिए अपने गोदाम बना सकते थे, लेकिन सैनिक रखने की परमिशन उनको नहीं दी गई। अब फैक्ट्रियां जो थी वो केवल व्यापार केंद्रों के रूप में ही काम कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए, सामान का आयात निर्यात करने के लिए ये फैक्ट्रियां यूज़ की गई। बाकी जो है फ्रांसीसियों से अधिकार छीन लिए गए। तो ये पावर जो थी वो अंग्रेज़ों को मिल गई और फ्रांसीसियों की जो थी ये शक्तियाँ कम हो गई थी। नेक्स्ट है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध पूरी तरह निर्णायक युद्ध था। निर्णायक तो था ही क्योंकि फाइनल हो गया था कि अंग्रेज जीत चुके हैं भारत में और फ्रांसीसी हार चुके हैं। फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे, कि स्वतंत्रता उनकी जा चुकी थी, क्योंकि उनको फैक्ट्रियों को किलेबंद करने की परमिशन नहीं रही, उनको वहाँ पर सैनिक रखने की परमिशन जो है वो भी छीन ली गई। तो ये जो है इनकी स्वतंत्रता भारत में जो है फ्रांसीसियों की वो ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया था, कि जो ये पेरिस की संधि होती कब हुई थी, हमने अभी अभी देखा 1763 ईस्वी में हुई थी तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद। तो इस संधि के बाद जो है फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज्य विस्तार का जो नीति थी इन्होंने वो त्याग दी। इन्होंने सिर्फ जो अपना सारा ध्यान किस पर लगाया, व्यापार पर। इन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों के रहते हुए हम हमारे राज्य का विस्तार भारत में नहीं कर सकते हैं, और जो है हम व्यापार को ही अपने अच्छी तरह से बढ़ाते हैं। जो इसके बाद आता है कि इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने राज्य विस्तार की नीति को पूरी तरह त्याग दिया किस युद्ध के बाद, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद, और जो है अपना सारा ध्यान व्यापार पर लगा कि हमें सिर्फ यहाँ से व्यापार करना है और व्यापार करके हमें मुनाफा कमाना है। मुनाफा होता है जितना, मतलब हम पूरा टोटली फोकस जो है हमारा व्यापार पर करेंगे। हमें भारत के किसी भी राज्य पर कब्जा नहीं करना, किसी भी बंदरगाह पर कब्जा नहीं करना, हमें सिर्फ हमारे व्यापार से मतलब है। तो फ्रांसीसियों ने ये नीति अपना ली थी इस युद्ध के बाद, क्योंकि फ्रांसीसी भारत में हार चुके थे।
नेक्स्ट है कि पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नियम नहीं, ये मजबूत नींव आएगा यहाँ पर, मजबूत नींव को जो है उखाड़ फेंका था। जो इससे पीछे जो गवर्नर आया था बुसी से पीछे डुप्ले, उसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी को काफ़ी मजबूत बनाया था। उसने काफ़ी बंदरगाहों पर कब्जा किया था, अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियों पर कब्जा किया था। मतलब कि उसने फ्रांसीसी साम्राज्य की भारत में एक बहुत अच्छा बेस तैयार कर दिया था व्यापार करने के लिए, भारत के राज्यों को जीतने के लिए। लेकिन जो है उसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय हार जाने के बाद डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है फ्रांस की सरकार द्वारा। तो जो है उसके कारण नेक्स्ट गवर्नर किसको बनाकर भेजा जाता है, काउंट डी लाली को। लेकिन लाली जो था वो इतना योग्य नहीं था, उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वो डुप्ले द्वारा जो है साम्राज्य स्थापित किया हुआ था उसको संभाल सके। उसने जो है यहाँ पर काफ़ी नुकसान कर दिया, उस साम्राज्य को उखाड़ फेंका और जो है अंग्रेज़ों को अधिकार करने के लिए उसने मतलब अपना राज्य सौंप दिया था। उसके पास इतनी योग्यता नहीं थी कि वो अपने फ्रांसीसी साम्राज्य या फ्रांसीसी व्यापार को भारत में बचा सकें। तो कहा जाता है कि डुप्ले ने एक अच्छी मजबूत नींव रखती थी फ्रांसीसी कंपनी के स्थायी रूप से बसने के लिए। लेकिन जो है काउंट डी लाली और बुसी ने जो है इन दोनों इसकी डुप्ले की इस नीति को खराब कर दिया, उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट है कि लगभग 20 वर्ष तक चलने वाले कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के आगामी अंग्रेजी ही होंगे। कि ये तीनों कर्नाटक युद्ध 20 साल तक चलते हैं। तो 20 साल में ये फिक्स हो गया कि अंग्रेज ही सर्वोच्च हैं, भारत में अंग्रेज़ों की ही सर्वोच्चता है। और जो है फ्रांसीसी हार गए थे तृतीय कर्नाटक युद्ध में और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। तो फ्रांसीसियों की हार ने यह साबित कर दिया था कि आने वाली जो आगे समय है उस आने वाले समय में जो है अंग्रेज ही भारत में राज करेंगे, भारत के राज्यों को जीतेंगे और यहाँ से फ्रांसीसियों का भविष्य जो है वो ख़त्म हो जाता है भारत में। जिससे कि फ्रांसीसी जो है सिर्फ अपने राज्य विस्तार की नीति को त्याग कर सिर्फ अपने व्यापार पर फोकस करते हैं। तो भारतीयों के लिए, भारत में अंग्रेज़ों के लिए यहाँ पर रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है और धीरे धीरे जो है अब अंग्रेज अपना भारत में विस्तार करना शुरू करेंगे, भारत के राज्यों को जीतना शुरू करेंगे। जिससे कि सबसे पहले ये बंगाल में एंट्री करेंगे, वहाँ से जो बंगाल के राजा को जीतकर वहाँ पर कब्जा करेंगे, वहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली लागू करेंगे। प्लासी का युद्ध होगा बंगाल में, उसके बाद जो है बक्सर का युद्ध होता है। इन सब युद्धों के कारण जो है धीरे धीरे अंग्रेज जो है अपनी सत्ता भारत में स्थापित करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका था तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। हमने 3 कर्नाटक युद्धों को पढ़ा, जिसमें कि तीनों कर्नाटक युद्ध में जो है कहीं ना कहीं सर्वोच्च कौन रहे हैं, वो अंग्रेज ही रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित हुई है और फ्रांसीसियों को लगभग हार का ही सामना करना पड़ा है। तो पहले कर्नाटक युद्ध में जो है हमने एक्सला सापेल की संधि देखी, जो कि 1748 में हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हमने पांडिचेरी की संधि देखी, जो कि 1754 ईस्वी में हुई। आपसे पूछ सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि से समाप्त हुआ, तो वो आपका शुरू हुआ था एक्सला सापेल की संधि से। और जो आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध था वो किस संधि से समाप्त हुआ था, वो आपका पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। पांडिचेरी की संधि जो है वो कब होती है, तो वो आपकी होती है 1754 ईस्वी में। नेक्स्ट जो है आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये किसकी संधि से समाप्त होता है, तो ये होता है पेरिस की संधि से। ये पेरिस की संधि कब होती है, ये होती है आपकी 1763 ईस्वी में। तो तीनों युद्ध जो है एक संधि के थ्रू समाप्त होते हैं और इस संधि के बाद जो है आपस में दोनों कंपनियां समझौता करती हैं। लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये बिल्कुल निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद जो है अच्छी तरह से फैसला हो जाता है कि भारत में कौन सी कंपनी के आगे सर्वोच्चता स्थापित होगी। तो अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित होती है और फ्रांसीसी जो थे वो भारत में हार जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको कारण कम पूछेगा, कारण देगा तो भी वो उसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट के लिए दे सकता है, लेकिन फैक्ट के हिसाब से देखें तो आपसे सन पूछ सकता है कि कब से कब तक युद्ध हुआ, आपसे संधि पूछ सकता है कि कब इस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, किस प्रकार की संधि हुई। इसमें जो है
जैसे कि क्वेश्चन के तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो मैंने अभी अभी आपको ऊपर पढ़ाया कि सर आयरकुट जो था उसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया, जो कि अंग्रेज जीत जाते हैं इस युद्ध को। किस कंपनी की हार होती है, किस कंपनी की जीत होती है, इन सब से जो है ऐसे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। आई होप आपको तीनों कर्नाटक युद्ध अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको एक बार में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप 2 से 3 बार क्लास को विजिट करें, 2 से 3 बार क्लास को देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो इनके तीनों कर्नाटक युद्धों से जुड़ी हुई, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आपका एक मोटा मोटा रिवीजन और हो जाएगा, किस में से कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लेकर आती रहूं। ओके, थैंक यू सो मच।